गुड मॉर्निंग क्लास। हम आज स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर जो कि सॉल्यूशंस है। ठीक है, इस सॉल्यूशन चैप्टर में हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता पाएंगे कि डिफरेंट टाइप्स के सॉल्यूशन कैसे बनते हैं, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है सॉल्यूशंस की, हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ, आइडियल नॉन आइडियल जो कि रॉल्स लॉ के ही पार्ट हैं, और डेविएशन, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन जो भी रॉल्स लॉ में ही होती है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो कि सॉल्यूशंस को की क्वांटिटी बताने में बहुत काम आती है, या किस तरीके से सॉल्यूशन बनता है, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जो सॉल्यूशन की बेसिकली प्रॉपर्टीज़ होती है इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को स्टडीज़ करेंगे, वैन टॉप फैक्टर पढ़ेंगे। तो ये सब हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। दिस इज़ ऑल दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेसेस इन बॉडी अकर इन सम काइंड ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है। अब मैं आपको मेन चीज़ें बता दूँ। इसमें ज़्यादातर चीज़ें हम प्योर फॉर्म में यूज़ नहीं करते हमारी डेली लाइफ में, वो किसी ना किसी टाइप की मिक्सचर ही होती है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस की। उनकी जो यूटिलिटी होती है, देयर यूटिलिटी और इम्पॉर्टेंस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन देयर कॉम्पोजिशन, कि किस कॉम्पोजिशन में वो, किस रेशो में वो मिक्स की गई है। बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे लाइफ में जो कि हम एज अ मिक्सचर है वो, लेकिन हम जानते नहीं है। जैसे ब्रास एज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, जर्मन सिल्वर इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर, जिंक एंड निकल, ब्रॉन्ज मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन, 1 पार्ट पर मिलियन। मतलब जैसे हम पढ़ते हैं हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि अभी फिज़िक्स में आपका एक चैप्टर आएगा सेमीकंडक्टर करके। उस सेमीकंडक्टर चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक सिलिकॉन एटम इन इतने सारे नॉर्मल एटम्स में एक सिलिकॉन एटम जो कि एक सेमीकंडक्टर है, उसका एटम बॉम्बार्ड किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक अ थिंग, अ सब्सटेंस, अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो वो बिल्कुल एक एटम डालते हैं। उसी तरीके से पर मिलियन एटम्स में एक पार्ट, एक एटम डालना। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं व्हाट इज़ पीपीएम। जैसे फ्लोराइड आयंस डलता है इन वाटर, प्रिवेंट्स टूथ दिखे, और इसका बिल्कुल 0.5 भी बढ़ जाए तो टूथ बिकम मॉटल्ड, ख़राब हो जाते हैं आपके टीथ। और ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो तो ये सोडियम फ्लोराइड पॉइजन भी हो सकता है आपके लिए। रैट पॉइजन के तौर पर यूज़ किया ही जाता है आपका सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, अब ये सब तो हो गया है। इसमें जो मेन चीज़ें थी ऊपर ऊपर से मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आप एक बार एनसीईआरटी को रीड कर सकते हैं, उसके बाद आपको इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि जो मेन चीज़ है हम बिल्कुल वही पढ़ेंगे। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है स्टेज पे, तो जितना मैं पढ़ा दूँ उतने पेजेस आप दोबारा से एक बार रीड कर लेना, एंड देन यू विल गेट टू नो कि क्या लिखा है एनसीईआरटी में, लेकिन रीड ज़रूर करना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन जो है ना वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। होमोजीनियस मतलब जिसका थ्रू आउट कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, और हीट्रोजीनियस मतलब सैंड प्लस वाटर, जिसका थ्रू आउट कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म एट ऑल। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन 2 टाइप के नहीं होते, मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं। आई एम सो सॉरी, होमोजीनियस एंड हीट्रोजीनियस। सॉल्यूशन लेकिन क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाला मिक्सचर है, 2 कंपोनेंट्स का या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। लेकिन इस चैप्टर में हम ज़्यादातर बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, यानी 2 चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है वो। ठीक है, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर पढ़ लिया, मतलब एग्जैक्टली सॉल्ट प्लस वाटर नहीं पढ़ने वाले, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। उसमें नींबू डाला, चीनी डाली, नमक डाला और फिर सॉल्यूशन बनाया, ये नहीं पढ़ना। सिर्फ 2 कंपोनेंट ले लो, नमक और पानी ले लो। ठीक है, तो ऐसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, दो यानी 2 ही कंपोनेंट होंगे, वो बाइनरी सॉल्यूशन होंगे। सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट नाम बड़ा, सॉल्यूट नाम छोटा। इससे ये याद रखना कि सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है और सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर। अब केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत रटा तो देखो मारना ही पड़ता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ये टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आपको अभी सजेस्ट कर रही हूँ कि इस टेबल को नोट की तरह बना के अपने दीवार पे चिपका लो, बिकॉज दिस टेबल इज़ लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लास्ट तक जाते जाते, मतलब इतने यूटीज़ होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, आपको ये याद हो ही जाएगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। गैस में गैस का मिक्सचर है तो
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ले लिया, कोई और भी गैस ले सकते हो आप, ऐसा कुछ खास इशू नहीं है, कोई भी गैसेस ले लो, गैस ही तो मिक्स करनी है। क्लोरोफॉर्म विद सेकेंड है क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन गैस, लिक्विड इन गैस में कैम्फर नाइट्रोजन गैस। तो इसके अपने आप से भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन ये एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के हैं। और ये टैबलो फॉर्म में जो भी डेटा है ना, वो देखो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभार, ठीक है। हर डेटा नहीं, बट ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, अब आता है ये मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ये सब हम जो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में स्टडी करके आए हुए हैं। आई होप सब स्टडी करके आए हैं, मोलैरिटी, मोलालिटी, राइट, सब लोग स्टडी करके आए हैं हम। तो ऐसा नहीं है, मैं पढ़ा नहीं रही, इसका डायरेक्ट यूज़ क्या है, नॉर्मली आपके पास फॉर्मूले हैं इसके, ठीक है। इसका डायरेक्ट यूज़ करना है आपको अब न्यूमेरिकल्स में। ये आप पिछली क्लास में पढ़ के आए, तो मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए, और नहीं भी आता तो कोई ईजी सी वीडियो देख लेना 2 मिनट की, हम डायरेक्ट इसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल से पहले मैं आपको ब्रीफ दे दूंगी कि क्या होता है क्या नहीं होता। ये न्यूमेरिकल करते करते ही आपको समझ आ जाएगा कि मोलालिटी क्या है। इतना कोई कुछ खास इशू नहीं है, सिर्फ उसके फॉर्मूलाज है दैट मैटर्स एट ऑल, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल ही है जो काम आते हैं, इसके न्यूमेरिकल ही हैं जो आपको पढ़ने हैं। सॉल्युबिलिटी, अब सॉल्युबिलिटी of a substance is the maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature। ये डेफिनेशन आप अंडरलाइन कर लो, ठीक है। इसको मैं समझाऊँ तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अमाउंट ऑफ चीज़ें मिला सकते हो, सॉल्वेंट मिला सकते हो एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर। जैसे एक नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर मैंने पानी रख दिया, तो उसमें आप कितना ज़्यादा अमाउंट डाल सकते हो बिफोर इट सैचुरेट्स, एक तरह से कि घुलना बंद ना हो जाए, उससे पहले तक जितना डाल सकते हो उसको उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। मतलब सॉल्वेंट जो है उसमें मिल रहा है ना, सॉल्यूट है ना, जब तक हम डाल रहे हैं, जब तक वो सैचुरेट नहीं हो रहा तब तक तो मिल रहा है, तो मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी है तब तक, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में जब आप बात करते हो, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड हो गया नमक में पानी, ठीक है, पानी में नमक, सॉरी। सो अब है ना, इसमें ये बता रहे हैं कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जैसा कि आपको ये एग्जाम्पल्स में दिख रहा है, शुगर डिजॉल्व रेडिली इन वाटर, नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन डू नॉट। तो ऐसा क्यों लिखा है कि भाई ये भी तो सॉलिड है, शुगर तो सॉलिड है लेकिन डिजॉल्व हो रही है रेडिली, लेकिन नैप्थलीन और एंथ्रासीन नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो ये जो है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न आपको याद रखना है, जो कि आपको एनसीईआरटी ने खुद, मतलब एनसीईआरटी ने खुद अपना टाइम लगा के उसको हाईलाइट किया है। मतलब इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक डिजॉल्व लाइक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इधर लाइक का मतलब है पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट्स को मिलाएंगे और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स नॉन पोलर सॉल्यूट्स को मिलाएंगे, ठीक है। तो पोलर नेचर का है तो पोलर ही मिलाएगा। पोलर बेसिकली पोलर और नॉन पोलर में डिफरेंस अगर आपको नहीं आता तो ऑब्वियसली 11th का बेस स्ट्रॉन्ग होना इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। पोलर मैं आपको हिंट दे देती हूँ, मतलब बहुत लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं पोल की साइड में, ठीक है, और नॉन पोलर जहाँ पे एक ही साथ रहते हैं, राइट। तो ये जैसे बटर इज़ अ पोलर थिंग, आई गेस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं, डिफरेंस नहीं आता तो 5 मिनट की वीडियो होगी। अगर आप एग्जाम्पल लेके जब वो आपको मिक्स करके दिखाएंगे लिटरली, आप तब देखोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मैंने भी अपनी स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में वीडियो ही देखी थी पोलर और नॉन पोलर की, कोई इशू नहीं है, 5 मिनट जाओ और देख के आ जाओ, बिल्कुल। मतलब ट्राई करो कि यहाँ तो पॉसिबल नहीं होगा कि मैं आपको लाइव कोई एक्टिविटी करके दिखाऊँ जिससे आपको समझ आ जाए, ठीक है, या फिर एनिमेशन से समझाऊँ। तो ट्राई कि ये नॉन पोलर और पोलर का डिफरेंस आपको एनिमेशन से समझ आए, क्योंकि वो 5 मिनट की वीडियो होती है। हाँ, पूरा चैप्टर 5-5 मिनट की वीडियो में डिवाइड करके नहीं देख सकते, बट जो डिफरेंस मैं बता रही हूँ, जो कि आपको याद रखना ज़रूरी है इन केमिस्ट्री, वो आप देख सकते हो, बिकॉज ये बेस है, बेस शुड बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब मैं आपको एक एक लाइन में तो सब कुछ बताऊंगी नहीं ना कि ये क्या है क्या नहीं है, बस ये डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर वो इंटरेस्ट है तो आप जाके देख सकते हो कि क्या होता है ये। बेसिकली अभी आपको इतना ही याद रखना है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब अपने नेचर वाला चीज़ें अपने नेचर वाली चीज़ों को ही डिसॉल्व करती है। और अगर कैरोसिन पानी में मिक्स नहीं हो रहा, दैट मीन्स उन दोनों के नेचर अलग अलग है, ठीक है। अब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज सॉल्यूशन। अब एक प्रोसेस है यहाँ पे डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन कहाँ लिखा है, ये रहा डिसोल्यूशन, ठीक है। तो डिसोल्यूशन, इस पूरी डेफिनेशन को आप अंडरलाइन कर लो। व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट, सम सॉल्यूट डिसॉल्व
and its concentration increases in solution. This process is known as dissolution. ठीक है, जब मैं पानी में सॉल्यूट ऐड कर रही हूँ, सॉल्वेंट में बेसिकली सॉल्यूट ऐड कर रही हूँ, तो कुछ सॉल्यूट जाके डिजोल्व हो गया और उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है. जितना मैं सॉल्यूट ऐड कर रही हूँ उतनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन उस सॉल्यूशन के अंदर बढ़ती जा रही है. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन. जैसे जैसे उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है. ठीक है, अब कुछ सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो सॉल्यूट के साथ कंबाइन करते हैं. सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन के अंदर ही जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स है वो सॉलिड सॉल्यूट के साथ कंबाइन करते हैं, एक तरीके से कोलाइड करते हैं. ठीक है, और सॉल्यूशन के देखा होगा लास्ट में नीचे जाके कुछ बैठ जाते हैं पार्टिकल्स. वो कोलिजन की वजह से ही बैठते हैं बेसिकली. सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन जो कि डिजॉल्व हो चुके हैं ऑलरेडी, वो पार्टिकल्स आपको दिख नहीं रहे हैं क्योंकि वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ले चुके हैं, लेकिन इतने भी छोटे नहीं है, माइक्रोस्कोप से देखो दिख जाएंगे. अब नया सॉल्यूट ऐड किया तो उसके साथ कोलाइड करने के बाद कुछ जाके नीचे जाके बैठ जाते हैं. इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. इन दोनों प्रोसेसेस को जैसे जैसे मैं बता रही हूँ अंडरलाइन कर लो, बिकॉज एनसीईआरटी में देखो ये अंडरलाइन नहीं है, लेकिन इज नोन एज करके प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये पूछ सकता है वो. और आपको नहीं पता, लेकिन जिसने बुक जो 50 सालों से पढ़ता आ रहा है, जो उसी से पेपर बना रहा है, वो तो कहीं से भी देगा. तो ज़रूरी है बुक को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना. जैसे जैसे मैं आपको 3, 4, 5, 6 पेजेस करा रही हूँ, उसको साथ साथ पढ़ो अपना. ठीक है, इस स्टेज पे क्या होता है, एक देखो नेचुरली मैं आपको बता देती हूँ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है. जब तक मैं सॉल्वेंट में पानी मिला रही हूँ, सॉरी पानी सॉल्वेंट में नमक मिला रही हूँ, सॉल्यूट मिला रही हूँ, और वो डिजॉल्व होते जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा. तो उससे पहले वाला जो स्टेज होगा, जब तक डिजॉल्व हो रहा था तब तक उसकी सैचुरेशन नहीं आई थी. ठीक है, पर वो लास्ट स्टेज था. अब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है. अब नेक्स्ट बारी मैंने उसमें डाला तो अब वो कैसा सॉल्यूशन बन गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है. वो जब उसकी लास्ट स्टेज थी तब वो सैचुरेट होने की कगार पे था, लेकिन मतलब जब मैंने उसको लास्ट में डाला और लास्ट बारी वो डिजॉल्व हो गया तो अब वो सैचुरेट हो चुका. अब उसमें और सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड नहीं किए जा सकते क्योंकि वो डिजॉल्व ही नहीं होंगे. अब वो अपनी लिमिट तक डिजॉल्व कर चुका है. पहले वो अनसैचुरेटेड था, लेकिन अब वो सैचुरेट हो चुका है. ठीक है, अब आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो कि ले चैटलियर्स प्रिंसिपल पे बेस्ड है. ले चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या कहता है, इन इक्विलिब्रियम चैप्टर हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम जो है, एक रिएक्शन उस साइड 2 तरीके से प्रोसीड कर सकता है, फॉरवर्ड तरफ और बैकवर्ड तरफ. लेकिन वो जाता किधर है, फॉरवर्ड जाता है या बैकवर्ड जाता है, एक और डिसाइड करता है. जिस डायरेक्शन में जाके उसको फायदा हो, यानी जिस डायरेक्शन में जाके वो इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव कर सके, रिएक्शन उसी डायरेक्शन में होता है. ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एंडोथर्मिक में डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0 और एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच इज स्मॉलर देन 0. इफेक्ट ऑफ प्रेशर. ठीक है, अब प्रेशर का इफेक्ट क्या है. प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड से लिक्विड से. प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है इस केस में. ऐसा क्यों है, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड्स जो है वो हाईली इनकम्प्रेसिबल है. ठीक है, उसको आप कंप्रेस ही नहीं कर सकते हो, और जब आप उनको कंप्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक है, जैसे गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं और सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते, तो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो फिर भी उनकी स्टेट में या कुछ चेंज नहीं आ रहा है. ठीक है, उनके एटम्स में कुछ उथल पुथल नहीं हो रही है, इस वजह से उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्रेशर का. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लो. क्यों नहीं होता प्रेशर का इफेक्ट, घुमा के पूछेगा या पूछ लेगा. सॉलिड टेम्परेचर का इफेक्ट तो ठीक है, लेकिन प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है. ठीक है, solubility of a gas in liquid. Many gases dissolve in water. Oxygen also dissolve in water. ठीक है, to small extent. ठीक है, ऑक्सीजन है, पानी में ऑक्सीजन है, तभी तो एक्वेटिक लाइफ सांस ले रही है. हाँ, माना कम है, लेकिन है. ठीक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन से ही वो सांस ले रही है. HCl गैस जो है वो हाईली सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर. सॉल्युबिलिटी
जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटली अफेक्ट होती है प्रेशर से, क्योंकि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, वो कंप्रेसिबल हैं, वो उन पर प्रेशर लगाओगे तो वो अफेक्ट करेगा उनको, ठीक है। जैसे कोल्ड ड्रिंक सॉलिड लिक्विड के अंदर जब आप गैस डालते हो, कार्बन डाइऑक्साइड डालते हो, तो वो ये भी एक प्रेशर का एग्जाम्पल है। प्रेशर डाला गैस पे तभी तो वो जाके कोल्ड ड्रिंक में डिजोल्व हुई, ठीक है। अब एक हेनरी लॉ आता है। हेनरी लॉ क्या कहता है वो मैं आपको बता दूं। हेनरी लॉ कहता है कि द सॉल्युबिलिटी of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of the solid or solution। मतलब प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है solubility। solubility is directly proportional to, यहाँ पर हम सॉल्युबिलिटी को x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेशर, ठीक है। और जैसे ही आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा KH, जिसमें हम इसको क्या कहते हैं, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। अब हम इसके ग्राफ को और बाकी सब चीज़ों को नेक्स्ट क्लास में अच्छे से स्टडी करेंगे। मैं बता दूँ ये जो है इतना प्रेशर मत लेना इसका कि मैंने बोला था टेबल इंपॉर्टेंट है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, पागल हो जाओगे इतना रट्टा मारोगे तो, ठीक है। वो टेबल इंपॉर्टेंट है, उसको जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी में बना लो। जो जो मैंने चीज़ें बोली है जैसे पोलर नॉन पोलर में डिफरेंस, अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो भी देख सकते हो आप, अपने नोट्स फटाफट बना लो। बाकी मैं आपको बता दूँ कि हेनरी लॉ आप पहले ही लिख के रख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनसे हर बार क्वेश्चन बनता है, हर बार, लिटरली हर बार क्वेश्चन बनता है। आप उठा के देख लो, इन 3 पॉइंट्स में से आपके पेपर में भी पूछेगा, आपके वाइवा में भी पूछेगा, ये 3 पॉइंट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हेनरी लॉ में मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आपको एप्लीकेशंस में कुछ करके जाना है तो ये 3 पॉइंट अभी ही लिख के बैठ जाओ और इसको अच्छे से अपने दीवार पे पेस्ट कर लो। अगली क्लास तक मैं आपको इसको समझा दूंगी, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, जो जो मैंने अभी बोला। उसके बाद हम ग्राफ्स वगैरह पढ़ लेंगे, ठीक है, रॉल्स लॉ पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।